नमस्कार, गौरव मिश्रा फॉर आईएएस में आपका स्वागत है। इकोनॉमी का ये हमारा 10वां लेक्चर है। इसके पहले हम 9 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और लास्ट जो हमने लेक्चर कंप्लीट किया था उसमें हमने निर्धनता को दूर करने के उपाय पढ़े थे। आज हमें पढ़ना है गरीबी, क्योंकि हमने जो अभी तक पढ़ा है उसमें हमने भारतीय अर्थव्यवस्था के तहत आने वाले जो विभिन्न सामाजिक और आर्थिक मुद्दे हैं वो कौन से हैं, तो हमने उनमें 3 मुद्दे पढ़े थे: असमानता, बेरोजगारी और निर्धनता। तो असमानता और बेरोजगारी हम पढ़ चुके हैं। आज हमारा टॉपिक पॉवर्टी का है, लेकिन उससे पहले कल जो हमने गरीबी को दूर करने के जो उपाय पढ़े थे तो वो उपाय हमने शॉर्ट में पढ़ लिए थे और उनको आज हम ब्रीफ में पढ़ लेते हैं, ठीक है। और उनको जो सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, गवर्नमेंट ने क्या कदम उठाए हैं, उनसे उनको हम पॉइंट वाइज रिलेट कर लेते हैं, ठीक है। सो ये ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए, अगर हमें बेरोजगारी को दूर करना है तो हमें रोजगार सृजन पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे जब हम ध्यान देंगे तो उसको ध्यान देने के लिए मैंने जो ना 5 पॉइंट्स पे 5 पॉइंट्स आपको बताए थे। वो पॉइंट्स ये हैं कि आप इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करिए, इंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करिए, एमएसएमई सेक्टर को इनकरेज करिए और उसके बाद जो पॉवर्टी एलिवेशन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के जो प्रोग्राम्स हैं उनको सरकार चलाए। और जो श्रम प्रधान क्षेत्र हैं, देखिए 2 क्षेत्र मैंने बताए हैं, एक पूंजी प्रधान और एक श्रम प्रधान। तो जो श्रम प्रधान क्षेत्र हैं उनको जो है आपको प्रमोट करना है, ठीक है। पूंजी प्रधान में ऑटोमेशन हो जाता है तो उससे जो है ना जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो कम हो पाता है, ठीक है। तो श्रम प्रधान भी क्षेत्र हैं, तो श्रम प्रधान क्षेत्र जिनमें अभी तक इतना तकनीकी नहीं विकसित हुई है या हमने इतनी तकनीकी इंपोर्ट नहीं की है। देखिए, गवर्नमेंट का ये जो गवर्नमेंट एक बैलेंस बना के चलती है। गवर्नमेंट का ये होता है, क्योंकि अगर ये बैलेंस नहीं होगा तो इससे होगा क्या कि जो गवर्नमेंट और जो पब्लिक है उसके बीच में एक बॉन्डिंग होती है। अगर गवर्नमेंट पब्लिक के लिए नहीं काम करेगी, पब्लिक के वेलफेयर को नहीं ध्यान रखेगी, तो ये सरकार और जनता के बीच में जो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है उस कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो इसलिए जो है ना सरकार पूंजी प्रधान कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर को भी प्रमोट करती है और साथ साथ वो जो है ना लेबर इंटेंसिव सेक्टर को भी प्रमोट करती है, ठीक है। सो दैट जो है ना जब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से क्या होगा कि हमारी जो गरीबी है, निर्धनता है, वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए जो है ना अब गवर्नमेंट के पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। गवर्नमेंट अपने एडमिनिस्ट्रेशन से, शासन और प्रशासन से इतने सारे जॉब क्रिएशन नहीं कर सकती, ठीक है। तो इसलिए उन लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से, लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज की वजह से गवर्नमेंट जो है ना लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स को भी प्रमोट करती है। तो चलिए पॉइंट वाइज जो है ना हम करंट सिनेरियो से इसको जो है ना रिलेट करके और हम चीजों को थोड़ा सा ब्रीफ में समझ लेते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है कि निवेश को प्रोत्साहन। तो निवेश को प्रोत्साहन को जब अगर दिया जाएगा, निवेश को प्रोत्साहन दिया जाएगा तो इससे नई कंपनियां, फैक्ट्रियां लगेंगी और उससे नए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। अब देखिए, इसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने किया क्या है। अब इसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम चलाया है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम का जो फोकस है वो फोकस किस पर है? वो फोकस है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर, ठीक है। और इसका जो टारगेट है वो टारगेट क्या है कि भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, ठीक है। तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम चलाने के लिए, भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए, ताकि यहाँ पर देखिए मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर होता है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करता है, ठीक है। आपको सर्विस सेक्टर में उतना रोजगार नहीं मिलता। और जहां तक रही बात जो अपना एग्रीकल्चर सेक्टर है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में रोजगार की बात करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी जो हमारी जो ना हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है, प्रचंड बेरोजगारी वहां पर ऑलरेडी वहां पर बहुत सारी है। और हमें अगर एक विकसित अर्थव्यवस्था बनना है तो मैंने पहले ही बता दिया है कि विकसित अर्थव्यवस्था बनने के लिए आपका जो मैन पावर है, जो लेबर फोर्स है, जो अननेसेसरली एग्रीकल्चर सेक्टर में लगी हुई है, उसको डाइवर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट होना ये अच्छी बात नहीं है, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होना, ठीक है। तो गवर्नमेंट अब जो ना सर्विस सेक्टर ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दे नहीं रहा है, तो गवर्नमेंट का जो मेक इन इंडिया का जो फोकस होगा वो किस पे होगा? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे होगा। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे जब फोकस करेगी गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट अपना एक टारगेट तय कर रखा है कि भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, ठीक है। तो भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए गवर्नमेंट ने किया क्या है? गवर्नमेंट ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रोग्राम को अपनाया, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रोग्राम के मतलब कि जो भी यहाँ पर फैक्ट्री और जो भी यहाँ पर जो निवेश हो, तो वो निवेश जो है वो
तभी होगा जब हमारे जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, ठीक है, जब हमारे पास व्यापार की सुगमता होगी, ठीक है, तभी जो विदेशी कंपनियां होंगी वो यहाँ पर आकर निवेश करेंगे। अभी जैसे हमने रिसेंटली सुना है कि चाइना में बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं जो बंद हो रही हैं, और वो जो है ना साउथ ईस्ट एशिया के दूसरे देशों की तरफ अपने आप को टारगेट कर रही हैं, फोकस कर रही हैं। तो इस लिहाज से जो है ना हमारे पास एक अच्छा मौका है कि जो कंपनियां चाइना से बंद होकर विदेशों में अन्य कहीं जा रही हैं उनको हम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। इसके लिए गवर्नमेंट ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को अपनाया है, और गवर्नमेंट ने इसमें कई सारे जो है ना स्टेप्स उठाए भी हैं। अब जैसे गवर्नमेंट ने सिंगल विंडो सिस्टम कई सारे उसमें कर दिया है कि पहले क्या होता था कि पहले जो है ना किसी भी प्रोजेक्ट को पास कराने के लिए या प्रोजेक्ट की परमिशन लेने के लिए या किसी एफडीआई के लिए कई सारे मंत्रालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब गवर्नमेंट ने इन सारे मंत्रालयों से जो रेलिवेंट ऑफिसेज हैं उनको इंटीग्रेट करके एक सिंगल विंडो सिस्टम क्रिएट कर दिया है। फिर गवर्नमेंट ने दूसरा इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत क्या कदम उठाया है कि उसने कई सारे प्रोजेक्ट्स के लिए, कई टाइप के प्रोजेक्ट्स के लिए उसने ऑनलाइन क्लियरेंस की सुविधा भी कर दी है, ठीक है, जो ज्यादा एसेंशियल इतना नहीं है, जो ज्यादा इतना गंभीर मामला नहीं है, तो उनके लिए ऑनलाइन क्लियरेंस भी मिल जाता है, ठीक है। फिर गवर्नमेंट ने ऑटोमेटिक रूट का जो दायरा है उसको भी बढ़ाया है, ठीक है, सो दैट की जो है ना कंपनियां जो है ना ऑटोमेटिक रूट से ही, जो हमारे ज्यादा सेंसिटिव सेक्टर्स नहीं है, तो वहां पर जो है ना ऑटोमेटिक रूट से ही कंपनियां इस एक लिमिट तक एफडीआई आसानी से कर सकें, और उसके लिए उनको किसी परमिशन या क्लियरेंस की जरूरत ना हो। फिर गवर्नमेंट ने डाटा अपडेशन को भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया है कि पहले क्या होता था, देखिए पहले ये होता था कि किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, जैसे कोई भी व्यक्ति है, कोई बिजनेसमैन है, कोई निवेशक है, वो कई सारे प्रोजेक्ट के लिए बार बार गवर्नमेंट के पास जाता था, ठीक है। हर प्रोजेक्ट के लिए उसको अपने जो प्रीमियर डॉक्यूमेंट्स थे उनके साथ साथ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स भी ले जाने पड़ते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि जो उसके प्रीमियर डॉक्यूमेंट्स हैं, जो उसके बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, उनका डाटा अपडेट कर लिया जाएगा। जब उनका डाटा गवर्नमेंट के पास पहले ही अपडेट होगा तो जो बंदा है उसको अपने नए प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ वही डाटा ले जाना है जो डाटा उसका रेलिवेंट है, ठीक है। तो रेलिवेंट डाटा ही उसे ले जाना है, और उसका जो प्रीमियर डाटा है तो उसको जो है ना वो प्रीमियर डॉक्यूमेंट्स उसको सबमिट नहीं करने हैं कि बार बार आप इनका सर्टिफाई कराओ, बार बार अपनी सारी डिटेल दो, ठीक है। तो ये इन सारे तरीकों से गवर्नमेंट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट कर रही है। फिर गवर्नमेंट, मैंने एक चीज और बताया था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो सबसे बड़ा जो हसल है वो हसल है कि हमारे जो लेबर लॉज हैं और हायरिंग फायरिंग पॉलिसीज हैं तो उसमें भी सुधार होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने उसमें भी सुधार के क्षेत्र में गवर्नमेंट कंटिन्यू काम कर रही है, ठीक है। तो जिससे कि एक बैलेंस बना रहे कि लेबर लॉज भी जो है ना उनमें भी सुधार हो और सामाजिक शोषण भी ना हो पाए और हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी प्रमोट होता रहे, ठीक है। तो इस हिसाब से गवर्नमेंट ने जो है ना निवेश को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया प्रोग्राम चलाया। फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को, मेक इन इंडिया प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया। और उसके बाद अब देखिए जो फैक्ट्रीज और कंपनी हमारे पास आएंगी, अब उनके पास देखिए जो वो है वो अपने साथ तकनीकी भी लाएंगी, ठीक है। तो वो उस तकनीकी में जो है ना कुशल श्रमिकों की भी आवश्यकता होगी। तो एक बेसिक नॉलेज वाले तो कुशल श्रमिक एटलीस्ट होने चाहिए, सो दैट जो फैक्ट्रीज हमारे यहाँ स्टैब्लिश होंगी। अब जैसे मान लीजिए कोई मोबाइल की फैक्ट्री हमारे यहाँ स्टैब्लिश हुई, तो हम वहां पर किसी जो निरक्षर है, जो इलिटरेट है, उसको हम मजदूर को वहां पर नहीं लगा सकते किसी भी मशीन में काम करने के लिए या किसी को जोड़ने के लिए इलेक्ट्रॉनिक काम में, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने जो है ना मैन पावर को भी इंश्योर करने के लिए कि यहाँ पर जो भी फैक्ट्रीज आके लगे उनको एक स्किल्ड मैन पावर मिले, तो गवर्नमेंट ने स्किल इंडिया प्रोग्राम चलाया और बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स भी गवर्नमेंट ने चलाए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने भारत में निवेश को आकर्षित करने के लिए कई सारे कदम उठाए हैं, और साथ ही जो है ना घरेलू निवेश को भी बढ़ावा देगा ये से। अब इसी क्रम में गवर्नमेंट ने जो अपना जो आईपी था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो राइट्स होते हैं, इनके भी अधिनियम में सुधार किया है, तो वो हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से पहला पॉइंट हमारा ब्रीफली डिस्कस हो गया कि गवर्नमेंट ने निवेश को कैसे बढ़ावा दे रही है, ठीक है, सो दैट ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएशन हो सके, हमारी इकोनॉमी बूम करे, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ आए, ठीक है। तो इसलिए निवेश को प्रोत्साहन कैसे दिया जा रहा है वो हमने डिस्कस कर लिया। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उद्यमिता को प्रोत्साहन, ठीक है। तो इंटरप्रेन्योरशिप को प्रोत्साहन देने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है। इंटरप्रेन्योरशिप को देखो प्रोत्साहन मैंने आपको अभी जस्ट स्टार्टिंग में ही बताया है कि हमारे पास पॉपुलेशन कंटिन्यू बढ़ रही है और लेबर फोर्स भी हमारी उसी हिसाब से बढ़ रही है, ठीक है। अब हम जो वर्तमान में जो चल रहे हैं वो डेमोग्राफिक डिविडेंड की सिचुएशन में चल रहे हैं, यानी कि हमारे देश में जो युवा जनसंख्या है वो ज्यादा है, ठीक है। अगर हम इस युवा जनसंख्या को कोई भी रोजगार नहीं देंगे तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है ये डेमोग्राफिक कर्ज में बदल जाएगा, ठीक है।
तो युवा जनसंख्या को रोजगार देना बहुत जरूरी है। अब गवर्नमेंट के पास चूंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और गवर्नमेंट के पास इतनी सारी रिसोर्सेज नहीं है कि वो जॉब इतने सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सके। देखिए जो हमारे जो इसेंशियल जो चीजें हैं उनको रन करने के लिए कुछ एक लिमिटेड मैन पावर ही चाहिए, तो हर बंदा सरकारी नौकरी में नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए जो है ना सरकारी नौकरी इतनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि गवर्नमेंट को अपना बजट घाटा भी कंट्रोल करके रखना है, ये भी एक पॉइंट आप समझ रहे हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसके लिए गवर्नमेंट ने उद्यमिता को प्रोत्साहित किया है। ठीक है, इंटरप्रेन्योरशिप को जो है ना गवर्नमेंट ने प्रोत्साहित किया है। अब जैसे इसके अंतर्गत क्या पॉइंट आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए पॉइंट्स बहुत सारे हैं, मैंने पॉइंट्स को जस्ट आपको समझाने के लिए इस तरीके से, जो भी इस तरीके का कोई भी अगर प्रोग्राम है तो आप उसको रिलेट करो कि ये हमारे किस चीज को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, तो मैंने जस्ट फ्यू मतलब आपसे फ्यू एग्जांपल लेकर मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी जो नई सारी स्कीम्स आ रही हैं उनको भी आपको इसी तरह अपने लॉजिक्स में इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए गवर्नमेंट ने किया क्या क्या है। तो उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए गवर्नमेंट ने, अब देखिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए हैं। जब स्किल्ड होगा बंदा तो उसके अंदर एक अंदर से खुद ही एक मोटिवेशन होगा कि नहीं मैं कमा सकता हूं। ठीक है, तो वो जो है ना अपना खुद ही अपने कुछ ना कुछ वो काम कर लेगा। ठीक है, फिर स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम जैसे गवर्नमेंट ने चला दिया है, स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम गवर्नमेंट ने चला दिया है। अब स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम क्या है, स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम क्या है। स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम के तहत जैसे गवर्नमेंट ने जो है ना सभी जो बैंक हैं उन बैंकों को की जितनी भी सारी ब्रांचेस हैं उनको ये निर्देश दिया है कि भाई आप अपने शहर के या अपने एरिया के किसी एक एससी हो, एक मिनट इंक चेंज कर लेता हूं, किसी एक एससी को या किसी एसटी, इन दोनों में से कोई एक हो और कोई एक वुमेन हो। ठीक है, इन दो लोगों को आपको जो है ना लोन देना है, एक निर्धारित राशि तक लोन देना है और इनका जो है ना इनका इंटरप्रेन्योर एस्टेब्लिश करने में इनको मदद करनी है। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए जैसे हमारी 1.25 लाख से ज्यादा ब्रांचेस हैं तो इन ब्रांचेस में अब ये ब्रांचेस जो है ना पूरे देश में लगभग ये मान के चलिए कि 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को जो है ना रोजगार में मतलब उनका इंटरप्रेन्योर एस्टेब्लिश करवाएंगे। ठीक है, अब इनका जब इंटरप्रेन्योर रन करेगा तो ये अपने साथ साथ और भी लोगों को रोजगार देंगे। तो ये एक आपका जैसे हो गया स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम। अब स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट ने किस पे फोकस किया है कि भाई जो कंपनीज इनोवेटिव सेक्टर में काम कर रही हैं, इनोवेटिव काम कर रही हैं, ठीक है, जो कंपनी और वो 7 साल से ज्यादा से 7 साल से पहले से रजिस्टर्ड नहीं है, विद इन 7 ईयर्स ही वो रजिस्टर्ड हुई हैं, और या तो फिर एक और है कि अगर वो उसमें जो है जॉब क्रिएशन की पोटेंशियल है तो ऐसी जो कंपनीज हैं उनको स्टार्टअप इंडिया के तहत विभिन्न बहुत सारे जो है ना गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट दिए जा रहे हैं, इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि इस जब उनको प्रोत्साहन मिलेगा, एक पीछे से पुश मिलता है, तो इंसान जो है ना मतलब फिर अपने आप खुद ही जो है ना उद्यम करना शुरू कर देता है। तो उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए भी गवर्नमेंट की तरफ से कई सारे काम चलाए जा रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो हमारा पॉइंट है एमएसएमई सेक्टर को जो प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, एमएसएमई सेक्टर को प्रमोट करने को लेकर मैंने जो ना पिछले लेक्चर में ब्रीफ में डिस्कस कर दिया था, तो इसको यहाँ पर जो है ना आपको ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं। इसमें आप ये भी कह सकते हो जैसे मुद्रा योजना जो गवर्नमेंट ने चलाई है, तो मुद्रा योजना भी जो है एमएसएमई सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, बाकी जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया है तो आप वहां से सुन लीजिएगा। ठीक है, अब उसके बाद गवर्नमेंट ने जो है ना रोजगार सृजन के लिए और क्या उपाय किए हैं, निर्धनता उन्मूलन एवं रोजगार सृजन कार्यक्रमों को बढ़ावा। ठीक है, निर्धनता उन्मूलन कैसे होगी, जब हम रोजगार जॉब क्रिएशन पे हम फोकस करेंगे, जब जॉब जनरेट होंगे, जॉब क्रिएट होंगे, ठीक है, तो जब जनता को या लोगों को जॉब्स मिलेंगी तो वो अपने आप पॉवर्टी लाइन से बाहर निकल आएंगे। ठीक है, अब एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करने के लिए जैसे जो गवर्नमेंट ने विभिन्न निर्धनता उन्मूलन और रोजगार सृजन कार्यक्रम जो चलाए हैं, तो उसके तहत गवर्नमेंट ने क्या किया है कि भाई उसने एम्प्लॉयमेंट देने के लिए गवर्नमेंट ने मनरेगा जैसे चला रखा है। ठीक है, तो मनरेगा का मेन फोकस एम्प्लॉयमेंट पर है, ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, मनरेगा का मेन फोकस है एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और इसके अलग इतर जो है कि भाई प्रत्येक व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार हमें देना ही है 1 साल में, तो इसके इतर जो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है तो वो एडिशनल बेनिफिट है। ठीक है, बट मनरेगा का जो
लॉजिक है, जो गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है मनरेगा को लेकर, वो है कि उसका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे उसका फोकस है कि एम्प्लॉयमेंट मिले लोगों को। ठीक है, अब उसके बाद देखो एम्प्लॉयमेंट है, एक तो ये हो गया कि भाई वेतन रोजगार हो गया। ठीक है, कि आपको जो है ना गवर्नमेंट खुद ही रोजगार देने के लिए विभिन्न स्कीम चला रही। एक गवर्नमेंट कह रही है कि आप खुद ही अपने आप से ही अपने रोजगार को सृजित करो, आप खुद ही किसी न किसी रोजगार में लग जाओ। ठीक है, तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है कि स्किल डेवलपमेंट करके, ठीक, अब जैसे किसी इंडिविजुअल को या फिर एसएचजीज जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, तो इनको जो है ना प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट, इनका स्किल डेवलपमेंट कर रही है। फिर जैसे जो है ना कि भाई आप अपना स्किल सीख लो, हम आपको फिर उसके बाद लोन प्रोवाइड करवा देंगे, और उसके बाद आपको एनजीओ वगैरह की सहायता से या विभिन्न सरकारी विभागों की सहायता से हम आपके बिजनेस को भी प्रमोट करा देंगे। ठीक है, आपको सस्ते लोन मिलेंगे। तो इस तरीके से गवर्नमेंट जो है ना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में लोगों को कई सारे इंसेंटिव दे रही है, और इंडिविजुअल स्तर पर भी गवर्नमेंट कार्यक्रम चला रही है, और एसएचजी स्तर पर भी गवर्नमेंट विभिन्न सारे कार्यक्रम चला रही है। ठीक है, तो एसएचजी के अंतर्गत क्या होता है कि भाई 15-20 लोगों का एक समूह हो गया, या 10 या 12 लोगों का एक समूह हो गया, तो इन 10-12 लोगों को जो है ना इनका एक ग्रुप बना दिया गया। ठीक है, इस ग्रुप में सभी को स्किल डेवलपमेंट का कोई कोर्स करा दिया गया, जैसे टेलरिंग का कोर्स करा दिया गया, या फिर इलेक्ट्रॉनिक का कोई कोर्स करा दिया गया, और उसके बाद ये सब मिलकर जो है ना इनको कोई एनजीओ की सहायता से इनको किसी बैंक से लोन दिला दिया जाता है, और वो उसके बाद ये अपना उद्यम स्टैब्लिश कर लेते हैं, और एनजीओ ही इन्हें जो है ना या फिर कोई भी सरकारी विभाग इन्हें मदद करता है कि इनका जो मटेरियल है, जो इनका प्रोडक्शन है, वो प्रोडक्शन की मार्केटिंग हो और वो मार्केट में बिके। तो इस तरीके से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को भी गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। ठीक है, अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि जो श्रम प्रधान क्षेत्र हैं, उन श्रम प्रधान क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, तो श्रम प्रधान क्षेत्रों में मैंने देखिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्कस किया था मैंने अभी, लेकिन लेक्चर के शुरुआत में आपको डिस्कस कर दिया ब्रीफली कि भाई श्रम प्रधान सेक्टर को भी प्रमोट करना क्यों जरूरी है। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट को सबका एक मतलब सभी ओवरऑल पॉपुलेशन का वेलफेयर इंश्योर करना है। ठीक है, ऑटोमेशन से हम ग्रोथ पा सकते हैं बट वेलफेयर नहीं पा सकते। ठीक है, तो इसलिए श्रम प्रधान क्षेत्रों पर भी गवर्नमेंट का फोकस है, और उनको भी बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट, जैसे कि हमारा इकोनॉमिक सर्वे में ही आया था कि वस्त्र उद्योग, निर्माण है, चमड़ा उद्योग है, और भी आप अपने आसपास देखो कि कौन से ऐसे मतलब उद्योग हो सकते हैं जहां पर जो है ना ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलता है। ठीक है, तो इन सबको गवर्नमेंट जो है ना बढ़ावा दे रही है। इन सबको बढ़ावा देकर फिर इससे क्या होगा कि भाई हमारा जो है जो निर्यात भी बढ़ेगा, हमारा रोजगार भी सृजित होंगे, और उसके बाद जो है हम पॉवर्टी से भी अच्छे से लड़ पाएंगे। तो ये सारे जो रोजगार सृजन के उपाय हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ये जो उपाय हैं, ये गवर्नमेंट कर रही है। अब आपका जो काम है, आपका काम है कि जो करंट में और क्या क्या चीजें आ रही हैं, ठीक है, आप जो आर्टिकल पढ़ रहे हो उसमें से जो पॉइंट्स आ रहे हैं, तो मेरे लेक्चर को नोट करने के बाद आप उन पॉइंट्स को भी उसमें ऐड करो, और जो उसमें जगह छोड़कर रखो, सो दैट आप उन पॉइंट्स को उसमें डाल सको, जो नई स्कीम्स आ रही है उनको एज एग्जांपल उसमें कोट कर सको। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप कर लो। तो हमने जो है ना पॉवर्टी को दूर करने, दैट अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए हमने जो ना ब्रीफली डिस्कस कर दिया है आज। अब जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था, जो मैंने बोला था कि आज हम शुरू करेंगे, वो है गरीबी। गरीबी किसे कहते हैं? ठीक है, पुअर्टी। तो सबसे पहले हम डिफिनीशन देख लेते हैं पुअर्टी की। एक व्यक्ति निर्धन माना जाएगा यदि वह अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असफल है। इस प्रकार से निर्धनता एक गुणात्मक पहलू है, क्योंकि मूलभूत आवश्यकताओं को परिभाषित करना जटिल है। ठीक है, ए पर्सन विल बी कंसिडर्ड पुअर इफ ही इज अनसक्सेसफुल इन मीटिंग हिज बेसिक नीड्स। Poverty is thus a qualitative aspect as it is complicated to define basic needs. देखिए, अब इस चीज को समझते हैं। कोई भी व्यक्ति है, अगर वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो हम उसे गरीब मानेंगे। अब ये कैसे डिटरमाइन होगा कि मूलभूत आवश्यकताएं हैं क्या? देखिए, मूलभूत आवश्यकताएं ये सोसाइटी टू सोसाइटी, या फिर आप ये मान के चलिए कि जैसे कोई सोसाइटी है, इस सोसाइटी की मूलभूत आवश्यकताएं कुछ और हो सकती हैं, इसकी कुछ और हो सकती हैं। जैसे ये कोई कंट्री है, ये मान लीजिए अमेरिका है और ये इंडिया है। अब अमेरिका के लोगों की मूलभूत आवश्यकता कुछ और हो सकती है और इंडिया के लोगों की मूलभूत आवश्यकता कुछ और हो सकती है। यहाँ पर हो सकता है कि सिर्फ खाने को ही मिल जाए, ये एक मूलभूत आवश्यकता हो सकती है। कभी ऐसा भी था कि सिर्फ भोजन ही हमारी मूलभूत आवश्यकता थी, और अगर कोई व्यक्ति एक डिटरमाइंड कैलोरी अगर पा रहा है, तो उसको जो है ना, अगर नहीं पा रहा है तो उसको गरीबी में काउंट किया जाता था, गरीबों में काउंट किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है, तो हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की जो डिफिनीशन है उसको भी हम जो है डिफाइन कर रहे हैं, और उसमें हम एक्सपेंशन कर रहे हैं। ठीक है, अब अमेरिका में, जैसे अमेरिका में हो सकता है कि भाई जिस व्यक्ति के पास कार नहीं है,
जिस व्यक्ति के पास कार नहीं है, हो सकता है अमेरिका में वो गरीब हो। तो मूलभूत आवश्यकता कहाँ की क्या होगी, ये हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए मूलभूत आवश्यकता आपका क्या है, एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है, यानी कि गुणात्मक पहलू है। जो मात्रात्मक पहलू होता है कि उसमें एक होता है कि एक सर्टेन होता है कि भाई इस नंबर, ये जैसे ये आपका है, आप अगर इससे ऊपर हो तो आप गरीब नहीं हो, और आप इससे नीचे हो तो आप गरीब हो। तो ये तो एक हो गया कि एक रिजिड एक हो गई डिफिनीशन टाइप की, कि भाई आपने एक मात्रात्मक पहलू सेट कर दिया, आपने एक पैमाना तय कर दिया। लेकिन जहां पर आप क्वालिटेटिव एस्पेक्ट की बात करते हो, तो वहां पर आपकी सोसाइटी, आपके देश, आपके लोगों के हिसाब से वो पैमाने अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको पिछले लेक्चर, जब मैंने आपको असमानता में पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको एक बात और बोली थी कि अमेरिका में निर्धनता, अमेरिका में जो असमानता है वो भारत से ज्यादा है, लेकिन भारत के लिए ज्यादा समस्या है, क्योंकि वहां पर जो है मूलभूत आवश्यकताएं तो लगभग हर व्यक्ति की पूरी हो रही हैं, ठीक है। और अगर नहीं भी है, अगर कुछ कमी भी रह जा रही है, तो भी उनका जीवन स्तर भारत के लोगों के जीवन स्तर से कई गुना अच्छा है, ठीक है। तो इसलिए जो है असमानता वहां पर भारत से भले ही ज्यादा है, लेकिन भारत के लिए असमानता एक जो जितनी असमानता है वो भी एक समस्या है, क्योंकि भारत में जो है निर्धनता बहुत ज्यादा है, और हमारी जो मूलभूत आवश्यकताओं के जो हमने अभी पैमाने तय किए हैं, वो पैमाने अभी भी इतने ब्रॉड लेवल पे नहीं हो पाए हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि गरीबी क्या होती है, कि एक व्यक्ति अगर अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहा है तो वो व्यक्ति पुअर माना जाएगा, गरीब माना जाएगा। मूलभूत आवश्यकता मैंने आपको यह भी समझा दिया कि भाई मूलभूत आवश्यकता समय के हिसाब से भारत में, अब आज से 30-40 साल पहले, 50 साल पहले कुछ और पैमाने थे, तब मूलभूत आवश्यकताएं कुछ और थी। आज मूलभूत आवश्यकताओं का जो हमारा टोकरी है उसमें कुछ ज्यादा आइटम आ गए हैं, ठीक है। तो मूलभूत आवश्यकताओं का पैमाना जो है वो समय के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से, समाज के हिसाब से, देश के हिसाब से बदलता रहता है, ठीक है। तो ये हमारा एक गुणात्मक पहलू है। तो ये हमने डिफिनीशन समझ ली कि व्हाट इज पुअर्टी। अब हम पुअर्टी को क्यों मेजर करते हैं, ठीक है, निर्धनता को मापने के उद्देश्य क्यों क्या है। तो निर्धनता को भाई हम क्यों माप रहे हैं, अगर किसी भी सोसाइटी में या किसी भी कंट्री में निर्धनता गवर्नमेंट, एक तो गवर्नमेंट बॉडी इसको मेजर करेगी, और गवर्नमेंट बॉडी इसको क्यों मेजर कर रही है, भाई गवर्नमेंट बॉडी इसलिए मेजर कर रही है कि बिकॉज वो जो है ना, जो वेलफेयर है उसको वेलफेयर इंश्योर करना है, बिकॉज गवर्नमेंट और पीपल के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, हम अपनी कुछ शक्तियां गवर्नमेंट को दे रहे हैं, और उन शक्तियों के बदले गवर्नमेंट हमारा वेलफेयर इंश्योर करने के लिए हमें एक अच्छा शासन, अच्छा प्रशासन देने के लिए बाउंड है, ठीक है। हाँ, ये चीज है कि वेलफेयर कितना होगा, किस लेवल का होगा, उसकी जो है ना, उसकी मात्रा जो है गवर्नमेंट के रिसोर्सेज पर डिपेंड कर सकती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट को वेलफेयर इंश्योर करना है, इसलिए गवर्नमेंट को पुअर्टी को मेजर करना है, ठीक है। अब पुअर्टी को मेजर करने के लिए तो हमने क्या, गवर्नमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि देश में कल्याण स्तर का मापन। यहां देखिए, मैं इसको साफ कर देता हूं पहले। देश में कल्याण स्तर का मापन, गवर्नमेंट को मेजरमेंट ऑफ वेलफेयर लेवल इन द कंट्री, गवर्नमेंट को जो है ना मेजरमेंट लेवल को मेजर करना है, वो दैट वेलफेयर लेवल को मेजर करना है। तो इसलिए जो है ना निर्धनता को जो है ना गवर्नमेंट मापती है। फिर उसके बाद क्या है, अब वो जो है ना कल्याण स्तर को मापेगी, तो क्यों माप रही है, क्योंकि भाई उसको विभिन्न जो है ना विकासात्मक कार्यक्रम, डेवलपमेंटल जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको चलाना है। अब वो प्रोग्राम्स कैसे होंगे, तो एक पुअर्टी का लेवल हमारे यहाँ क्या है, हम उस लेवल को जब तक नहीं जानेंगे तो हम योजना कैसे बनाएंगे। तो योजना बनाने के लिए जो हमारे डेवलपमेंटल जो प्रोग्राम्स होते हैं उनका कंस्ट्रक्शन कैसा हो, उसमें क्या क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, तो इन सारी चीजों को डिटरमाइन करने के लिए जो है गवर्नमेंट जो है ना निर्धनता को मापती है, ठीक है। अब विकास, अब उसके बाद ये है, फिर क्यों मापा जाता है कि भाई ये जो योजनाएं हैं, ये योजनाएं हम बना किसके लिए रहे हैं, ये कौन लोग होंगे जिनको हम इन योजनाओं का लाभ देंगे। तो वो जो बेनिफिशियरीज हैं उनको डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है, उनका सिलेक्शन करने के लिए हम जो है ना निर्धनता का मापन करते हैं कि भाई हमारा जो है ना, हमारे देश की जनसंख्या, ये हमारा देश है, हमारे देश की जनसंख्या इतनी है, ठीक है। अब इस जनसंख्या में से ये जो है, ये हमारे पुअर्टी लाइन के, ये हमारे पुअर हैं इतने नंबर, और ये हमारे जो है ना पुअर नहीं है, ठीक है। तो अब ये हमारे, जब हमने निर्धनता को मापा तो ये हमारा डिटरमाइन हो गया ना कि हमें किनको इन योजनाओं का लाभ देना है, ठीक है। तो इसलिए विकासात्मक योजनाओं
के लाभार्थियों का चयन फॉर सिलेक्शन ऑफ बेनिफिशियरीज ऑफ डेवलपमेंटल स्कीम्स, इसके लिए जो है ना हम निर्धनता को या पुअर्टी को मापते हैं। उसके बाद विकासात्मक कार्यक्रमों के निष्पादन के मापन हेतु, ठीक है, तो हमने जो योजनाएं बनाई हैं, हमने जो स्कीम्स चलाई हैं विभिन्न, तो उसमें जो हमारा जो उसका इम्प्लीमेंटेशन या फिर उसका जो आउटकम क्या रहा, उसको मापने के लिए कि भाई हमारी योजना में क्या कमी रह गई, कोई कमी तो हमने नहीं छोड़ दी, या हमारी कोई नीति या कोई पॉलिसी उसमें कोई कमी रह गई है, तो उसका आउटकम क्या रहा है, उसको मेजर करने के लिए भी हम निर्धनता को मापते हैं। तो ये चीजें आपको मोटी मोटी समझ में आ गई कि गवर्नमेंट निर्धनता क्यों मापती है, यह निर्धनता का मापन क्यों किया जाता है। निर्धनता का मापन इसलिए किया जाता है ताकि देश में कल्याण स्तर को डिटरमाइन किया जा सके कि भाई कितना कल्याण स्तर है, कितना वेलफेयर लेवल है, ठीक है। अब उस वेलफेयर लेवल के हिसाब से गवर्नमेंट बहुत सारे जो है ना डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स चलाएगी, ठीक है। अब इन डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स के लिए कौन से जो हमारे बेनिफिशियरीज हैं उनको सेलेक्ट करने के लिए, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, तो उसके लिए गवर्नमेंट निर्धनता मापती है। और उसके बाद जो स्कीम्स है उनमें कोई कमी रह गई है या उसका आउटकम कैसा था या फिर उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है, तो वो सारी चीजों को डिटरमाइन, क्योंकि जब निर्धनता, मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई स्कीम चलाई है और उसके बाद उसने देखा कि उस स्कीम से निर्धनता में कुछ कमी आई है, या फिर इतने सारे लोग जो है ना इस निर्धनता लेवल से इस स्कीम की वजह से ऊपर उठ गए हैं, तो ये सारे आउटकम को मेजर करने के लिए जो है ना निर्धनता का मापन किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। अब प्रश्न ये उठता है कि निर्धनता का मापन करता कौन है, ठीक है, तो इसके लिए एक अलग वो ले लेते हैं। अब सवाल उठता है कि निर्धनता का मापन करता कौन है। तो निर्धनता का मापन करता कौन है, आप गेस करिए। पहले करता था योजना आयोग, अब निर्धनता का मापन कौन करता है, अब योजना आयोग तो बचा नहीं, तो अब करता है नीति आयोग, ठीक है। अब नीति आयोग इसको मतलब पुअर्टी को मेजर करता है। अब नीति आयोग को मेजर करने के लिए जो डाटा है, जो स्टैटिस्टिक डाटा है, वो कौन देता है, वो देता है, यानी कि आप जिसको आप हिंदी में कहते हैं कि आंकड़े कौन देता है, आंकड़े देता है नीति आयोग को एनएसओ, ठीक है, एनएसओ नीति आयोग को आंकड़े देता है। अब नीति आयोग निर्धनता को मेजर करने के लिए एक विधि अपनाता है, ठीक है, और वो विधि किसी अर्थशास्त्री या किसी समिति द्वारा रिकमेंड की जाती है। तो ये जो विधि है ये कौन रिकमेंड करता है, इट इज रिकमेंडेड बाय ए कमिटी, ठीक है। अभी जैसे हमारे देश में निर्धनता को मापने के लिए किस समिति की सिफारिश से, किस समिति की विधि का यूज किया जा रहा है, सचिन तेंदुलकर नहीं सॉरी तेंदुलकर समिति का। देखिए मुझे पूरा नाम नहीं याद आ रहा है, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिफाइन करके बताऊंगा। तो तेंदुलकर समिति की जो है उसकी जो सिफारिशें हैं, उसकी जो विधि है, उस विधि को नीति आयोग यूज कर रहा है। तो आपको ये चीज समझ में आ गई कि निर्धनता मापता कौन है, निर्धनता मापता है नीति आयोग, ठीक है। मापने के लिए आंकड़े कौन देता है, निर्धनता मापने के लिए एनएसओ देता है। एनएसओ कौन से मंत्रालय के अंतर्गत है, सोचिए और बताइए, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, मॉस्पी, ठीक है। तो मॉस्पी के तहत जो एनएसओ है वो आंकड़े देता है नीति आयोग को। नीति आयोग इन आंकड़ों को एक विधि द्वारा इन आंकड़ों का यूज करता है, और वो विधि कौन रिकमेंड करता है, एक स्पेशलिस्ट कमिटी वो विधि रिकमेंड करती है। वो नाम भी मैं देख ही लेता हूं कि कौन है वो, सुरेश तेंदुलकर समिति, ठीक है। सुरेश तेंदुलकर समिति की जो अभी विधि है वो विधि हम वर्तमान में यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमने ये पढ़ लिया निर्धनता गरीबी क्या होती है, फिर हमने ये पढ़ लिया कि भाई निर्धनता मापने के उद्देश्य क्या है, क्यों हम गरीबी को मापते हैं, फिर हमने पढ़ लिया कि निर्धनता के प्रकार, तो खैर अभी हमने नहीं पढ़ा, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। फिर हमने ये देख लिया कि भाई निर्धनता को कौन मापता है, कौन आंकड़े जारी करता है, और इसको मापने के लिए वो विधि है, वो विधि कहां से आती है, ठीक है। तो वो विधि एक स्पेशलिस्ट कमेटी द्वारा दी जाती है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि निर्धनता के टाइप्स कितने हैं,
ठीक है, और उसके बाद फिर जो है ना इनकी हम परिभाषाएं वगैरह देखेंगे और उसके बाद फिर हम आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, फिर तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।